सामने प्रवेश द्वार पर नजर पड़ते ही रुक्मणी जी हक्की बक्की रह गईं। तभी पीछे से किसी ने उन्हें आवाज़ दी तो वो सामने का दृश्य भूलकर अपने काम में व्यस्त हो गई, क्योंकि आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन था और आने वाले लोगों की भीड़ ज़्यादा थी। उनके निर्देशन में उनके संस्था के लोगों के द्वारा बनाई गई खास कपड़ों की डिजाइन लोकप्रियता बटोर रहे थे। लेकिन रुक्मणी जी ने न जाने सामने ऐसा क्या देख लिया था जिससे उनका चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर आती इस अनजान लहर ने इस सफलता की खुशी को पल भर में उदासी में बदल दिया। उनकी आंखें भर आई, वो एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ गई। तभी कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हो गया कि सभी को बाहर ग्राउंड में बनाए गए स्टेज के सामने जाकर बैठना है। तो सब लोग उठकर बाहर की ओर भागने लगे और कुछ ही देर बाद कार्यक्रम शुरू हो गया। लेकिन रुक्मणी जी ने जो चेहरे कुछ देर पहले प्रवेश द्वार के सामने देखे थे वो उनकी नज़रों के सामने बार बार आ रहे थे। प्रदर्शनी उनके ही शहर में लगी थी जिसे 2 साल पहले छोड़कर उन्हें जाना पड़ा था, तो कुछ जाने पहचाने चेहरे नजर आना स्वाभाविक ही था। बगल में बैठे उनके पति राम किशन जी कार्यक्रमों का आनंद उठाने में मगन थे, लेकिन रुक्मणी जी कार्यक्रमों को देखते हुए भी कई ख्यालों में खो चुकी थी। आज उनके सामने अपने वो पुराने दिन किसी चलचित्र की भांति घूमने लगे थे और वो वहीं बैठी बैठी अपनी पुरानी यादों में खो गई। अरे रुक्मणी, तुम्हारे घर से कल बड़ी आवाज़ें आ रही थी, क्या हुआ था? तुम्हारी बहू तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। बाहर कूड़ा फेंकने आई रुक्मणी जी को देखते ही पड़ोसन विमला ने टोक दिया, तो रुक्मणी जी ने तुरंत बात टालने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, वो तो अपने बेटे मोनू को डांट रही थी। लेकिन तेज तरार विमला जी कहाँ सुनने वाली थी। उसने तुरंत कहा, अरे नहीं रुक्मणी, ऐसा तो नहीं था, मैंने तो खुद अपने कानों से सुना था। वो कह रही थी कि ये बुढ़िया मरती भी नहीं है। उसकी बात सुनकर रुक्मणी जी उसकी बात को दरकिनार करने की भरपूर कोशिश करने लगी और बोली, अरे नहीं विमला, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने, ऐसा तो वो कभी कहती ही नहीं है। विमला जो अक्सर छुप छुप कर कान लगाकर दूसरों के घरों की बातें सुनती रहती थी, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, अरे रुक्मणी, मुझसे भी क्यों झूठ बोल रही हो? मुझे सब पता है, भगवान ऐसी बहू तो किसी को ना दे। लेकिन रुक्मणी जी किसी भी शर्त पर उसकी बात को सही नहीं ठहराना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने तपाक से कहा, नहीं विमला, ऐसा नहीं है। मेरी बहू रवीना के बारे में तुम गलत बोल रही हो। वो जैसी भी है मेरी बहू है। खैर छोड़ो, मैं अंदर जा रही हूँ। इतना कहकर रुक्मणी जी अंदर आ गई। लेकिन पड़ोसन विमला ने रुक्मणी जी के घर से आई हुई सारी बातें कान लगाकर सुन ली थी और अब उन्हें कुदेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अक्सर रुक्मणी जी अपनी बहू रवीना पर उठते सवालों को शांत कर इसी तरह उनकी बातों को नज़रअंदाज कर चुपचाप निकल जाया करती थी। मगर फिर भी ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। रुक्मणी जी के वापस अंदर आते ही उनके पति राम किशन जी ने पूछा, अरे क्या हुआ रुक्मणी, ये तुम्हारी पड़ोसन विमला क्या कह रही थी? तो रुक्मणी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं जी, उसे तो हमारे घर की आग में हाथ सेकने हैं। सच कहूँ तो मैं तंग आ गई हूँ। रोज़ रोज़ लोगों के सवालों के कारण बाहर निकलने में भी अब हिचक होने लगी है। नज़र नहीं मिलाई जाती अब उनसे, लेकिन अपने घर की इज्जत पर ढकी चादर को उतार कर फेंक भी तो नहीं सकती। राम किशन जी खामोश सुनते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, क्योंकि उनकी बहू रवीना को सास ससुर का घर में रहना सुहाता ही नहीं था। आए दिन के झगड़े और उसकी आवाज़ बाहर के लोग कान लगाकर सुनते थे। दोनों सास ससुर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने घर में ऐसा होने से रोक ना सके, मगर हमेशा खामोश रहकर अपने सभ्य होने का सबूत जरूर देते थे। उनकी बहू रवीना को कभी भी अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना था। जब से ब्याह कर आई थी तभी से नखरे करने लगी थी। एक गिलास पानी उठाने तक भी उसे भारी लगता था। रुक्मणी जी ने उसके सारे नखरे उठाए, लेकिन फिर भी रवीना का बिगड़ेल स्वभाव उतना ही उसके सामने आता गया। वो रुक्मणी जी के बेटे
यानी कि अपने पति गौरव से कहती, गौरव, क्या मम्मी पापा को आश्रम भेजकर हम अच्छे से नहीं रह सकते? तो गौरव का जवाब होता, अरे रवीना, घर में ही क्या परेशानी है? ये सुनकर रवीना ने गुस्से में कहा, गौरव, परेशानी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे है। उनके साथ दिन भर तो मैं रहती हूँ ना, उनके सारे काम कर करके मैं थक जाती हूँ। मेरी सहेली आती हैं तो ये दोनों मुंह बना लेते हैं, उनके सामने फटे पुराने कपड़े पहन कर आ जाते हैं, इसलिए मजाक तो मेरा ही उड़ता है ना। तुम तो जानते हो कि मुझे मॉडर्न रहना पसंद है, लेकिन ये तुम्हारे माँ बाप मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि जीन्स टॉप पहनकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हूँ। तो गौरव उसको समझा कर कहता, चलो मैं माँ पापा को कह दूंगा कि वो तुमसे कुछ ना कहें। और फिर सच में गौरव अपने माता पिता को ही रवीना से दूर रहने के लिए कह देता, जिसे देखकर माता पिता दंग रह जाते, मगर गौरव को बहू का पक्ष लेते देखकर कुछ कह नहीं पाते थे। कुछ दिन बाद गौरव की नौकरी दूर के शहर में लग गई और वो घर की सारी जिम्मेदारी रवीना पर छोड़कर चला गया। इसलिए रवीना अब आज़ाद हो चुकी थी। अपने बेटे मोनू को रुक्मणी जी के सहारे छोड़कर रात भर पार्टी में रहती और नशा करके झूमती हुई घर लौटती, जिसे देखकर रुक्मणी जी शर्म से नज़र झुकाकर अपने कमरे में चली जाती। और अगर कभी बहू को समझाने की कोशिश भी करती तो रवीना उल्टा उन्हें 10 बातें सुना देती। दोनों सास ससुर बहुत तंग आ चुके थे, लेकिन बेटे के घर न होने पर अपनी जिम्मेदारी समझते थे और रवीना को संभालते थे। मगर रवीना दिन ब दिन बदतमीजी की सारी हदें पार करती जा रही थी। अगर खाने में जरा नमक कम रह जाता तो गुस्से में ज़मीन पर खाना फेंक देती और फिर रुक्मणी जी बिखरे खाने की सफाई करती। बहू उनसे कहती रहती, बुढ़िया, तेरा बेटा बाहर है तो क्या समझती है कि यहाँ तेरा ही राज चलेगा और तू अपना हुक्म चलाएगी? तो ये तो तू भूल ही जा, वरना तेरे शरीर पर इतने जख्म करूँगी कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। और अक्सर रवीना हाथ उठा भी देती थी। राम किशन जी बीच में आते तो उन्हें धक्का दे देती। गौरव की गैर हाजिरी उन्हें खामोश रहने को मजबूर कर रही थी। अगर वो कुछ भी बोलते तो रवीना उन्हें डराकर धमकी देती कि घर से निकाल देगी या बूढ़ों के आश्रम में छोड़ आएगी। उसने खूब पैतरे भी आजमाए कि दोनों बूढ़े बूढ़ी खुद ही घर से चले जाएं, और इसीलिए उनके सामने ही अपनी सहेलियों से फ़ोन पर कहती रहती कि क्या बताऊं, ये 2 भिखारी मेरे घर में कितने मनहूस हैं, न जाने कब इनसे पीछा छूटेगा। ये सब सुनकर रुक्मणी जी की आंखों से आंसू भर आते। वो राम किशन जी से कहती, न जाने कौन से पाप किए थे हमने जो ऐसी बहू मिली हमें। तो राम किशन जी उन्हें दिलासा देते, मगर अंदर से दिल तो उनका भी रोता था। एक दिन तो हद ही हो गई। रुक्मणी जी ने खाना बनाया और बहू ने पूरी सब्जी बाहर फर्श पर लाकर फेंक दी। बुढ़िया, ये क्या सब्जी बनाई है? मिर्च मसाले ढंग से नहीं डाल सकती थी क्या? तो बहू का ये रौद्र रूप देखकर आज रुक्मणी जी से भी चुप ना रहा गया। इसलिए उन्होंने कहा, बहू, अब ये सब्जी तू ही साफ करेगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुझे खाना भी बना कर दूँ और फिर तेरे नखरे भी उठाऊँ। राम किशन जी ने भी उनका साथ दिया। तो बहू गुस्से में लाल पीली हो गई और दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बहू की जोर जोर से आवाज़ सुनकर उनकी पड़ोसन विमला जल्दी से बाहर निकल कर आई तो देखा कि रुक्मणी जी और राम किशन जी को बहू बाहर धक्का दे रही थी। कई लोग खड़े तमाशा भी देख रहे थे। रुक्मणी जी रोते हुए बहू से अंदर आने के लिए कह रही थी, लेकिन रवीना ने जोर से दरवाज़ा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। दोनों काफ़ी देर तक दरवाजे पर ही बैठे रहे, लेकिन बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी पड़ोसन विमला मौके का फ़ायदा उठाकर उनके पास आकर बोली, अरे रुक्मणी, तूने तो कहा था ना कि तेरी बहू ऐसी नहीं है। न जाने कितनी तारीफ़ करती थी उसकी, निकाल दिया ना घर से बाहर। तूने तो उसके किए पर बहुत पानी फेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब तमाशा बन ही गया। मरहम की बजाय विमला नमक छिड़क रही थी। रुक्मणी जी से कुछ कहते ना बना और राम किशन जी तो अपमान से ज़मीन में जैसे गड़े जा रहे थे। रुक्मणी जी भी विमला जी की बात सुनकर अपमानित महसूस कर रही थी,
मगर वो चुप ही रही। लेकिन इस वक्त उनके हालात सब कुछ कह रहे थे। उनके दिल का हाल चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था, जिसका मजाक बनाने में विमला चूक नहीं रही थी। तभी रामकिशन जी ने उठकर रुक्मणी जी से कहा, चलो रुक्मणी, कहीं और चलते हैं। तो रुक्मणी जी के गले से हल्की सी आवाज़ निकली, कहाँ जाएंगे जी, यही तो अपना घर है, हमने अपनी मेहनत से बनवाया था। अगर मुझे ये पता होता कि बहू सच में हमें घर से बाहर निकाल देगी तो चुपचाप अपमान सहते रहते। अरे रुक्मणी, ऐसे कैसे अपमान सहते रहते, ये तो एक दिन होना ही था। अच्छा हुआ पहले ही हो गया। अब चलो, जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे, मगर अब यहाँ अपमान नहीं सहेंगे। रामकिशन जी ने कहा तो रुक्मणी जी भी उठकर उनके साथ चल दी। तभी पीछे से विमला ने कहा, मैं मदद तो कर देती रुक्मणी, पर मेरे घर में जगह बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर कोई मदद चाहिए तो अपना घर समझकर चली आना। ये शब्द पीछे से उन दोनों के कानों में पड़े तो रामकिशन जी ने कहा, देखा रुक्मणी, इस दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं। जब अपने साथ नहीं देते तो फिर ये तो गैर हैं, इसके दिल में जगह नहीं तो फिर घर में क्या होगी। रामकिशन जी के शब्द सही थे और दुनियादारी की उनको बहुत समझ थी। दोनों भारी कदमों से कंधे पर बैग टांगे न जाने किधर चले जा रहे थे। इस शहर में उनका कोई सहारा नहीं था, और जो थे उनके यहाँ जाकर अपना ही मजाक नहीं बनवाना चाहते थे। इसलिए दोनों बुजुर्ग दंपति चलते चलते बहुत दूर निकल गए और अब थक हार कर प्यास से परेशान होकर एक बड़े से घर के बाहर रुक गए, जहाँ एक बड़े से घड़े में पीने का पानी रखा हुआ था। रामकिशन जी को बहुत तेज प्यास लगी थी, तो उन्होंने जाकर वॉचमैन से पूछा, भाई साहब, क्या इसमें से पानी पी सकते हैं, बहुत तेज प्यास लगी है। तो वॉचमैन ने कहा, हाँ हाँ अंकल जी, ये राहगीर लोगों के लिए ही रखा गया है, मैडम रोज रखवाती है, आप बेफिक्र होकर पानी पीजिए। तो रामकिशन जी ने झट से घड़े से पानी निकालकर पानी पिया तो चेहरे पर कुछ सुकून के भाव देखकर रुक्मणी जी ने कहा, अब ठीक है ना आप। तो रामकिशन जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ अब अच्छा लग रहा है रुक्मणी, आत्मा ही जैसे तृप्त हो गई हो। तो रुक्मणी जी ने कहा, हाँ घड़े का पानी पीकर ऐसा ही लगता है। नहीं रुक्मणी, बात घड़े की नहीं, इस भाव की है, जिस भाव से इसे यहाँ रखा गया है। इसे इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि जो प्यासे लोग हैं उनके लिए रखा है। सोचो इस घर में कितनी सकारात्मक ऊर्जा होगी, कितनी दुआएं होंगी। कहते हुए रामकिशन जी भावुक हो गए। रुक्मणी जी भी उनकी बात समझ रही थी। अभी अभी अपने घर से बेघर हुए इन दोनों से अच्छा भला कौन इस घड़े की महत्व को समझ सकता था। दोनों बातें करते हुए घड़े के करीब लगे पेड़ की छांव में सुस्ताने लगे। दोनों पेड़ के तने से सहारा दिए आंखें बंद करके बैठे थे। कभी कभी बीच में बोलकर रामकिशन जी अपना दुख हल्का कर रहे थे, तो रुक्मणी जी उन्हें दिलासा दे रही थी, क्योंकि इस समय रोने से कुछ नहीं होने वाला था। उन्हें पता था कि अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि वो अपना आसरा खो चुके थे। दिन छिपने को आया था और दोनों वहीं बैठे रहे। तभी वॉचमैन ने आकर रामकिशन जी को हिलाकर कहा, अंकल जी चाय पी लीजिए। तो रामकिशन जी ने चौंक कर कहा, बेटा तुम चाय कहाँ से ले आए। तो वॉचमैन बोला, अंकल जी कब से आप यहाँ बैठे हैं, अंदर से मैडम ने देख लिया था तो चाय भिजवा दी। ये सुनते ही रामकिशन जी की आंखें भर आई और वो रुक्मणी जी की तरफ देखने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से चाय पकड़ ली और मैडम को धन्यवाद बोलने को कहा। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, रुक्मणी, दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। जिसने हमारे लिए चाय भेजी है उससे कोई नाता नहीं है, और जिससे नाता है उसने हमें घर से ही निकाल दिया। तो रुक्मणी जी की भी आंखें भर आई। वो कहने लगी, कोई बात नहीं जी, हम इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेंगे। अभी हाथ सलामत हैं तो जी लेंगे, बस कुछ समय लगेगा। रात होने लगी तो पेड़ के नीचे बैठना मुश्किल होने लगा, इसलिए दोनों उठकर वहाँ से आगे निकल गई। लेकिन उनके जाने के कुछ देर बाद ही अंदर से वही महिला निकल कर आई जिसने उनके लिए चाय भिजवाई थी। उसने वॉचमैन से उनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैम,
वो लोग चले गए हैं। वो महिला उन्हें आसरा देना चाहती थी। वो समझ गई थी कि दोनों परेशान हैं, लेकिन अब देर हो गई थी। उधर रात होते ही उनकी बहू रवीना ने अपने पति गौरव को फ़ोन किया और उसे सारी बातें बताते हुए कहा, गौरव, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। तो गौरव ने भी बेशर्मी से कहा, अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, घूम फिर कर वापस घर ही आएंगे, छोड़ो तुम टेंशन मत लो। तो रवीना ने तुरंत कहा, नहीं गौरव, मुझे वो वापस इस घर में नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए तो इस बार सीधे किसी आश्रम में भेज देना, लेकिन इस तरह टेंशन मत लो। कैसा बेटा था जो ऐसी बातें कर रहा था, जिसने माँ बाप का पता लेना भी जरूरी नहीं समझा कि न जाने उसके माँ बाप कहाँ भटक रहे होंगे। उधर राम किशन जी और रुक्मणी जी दोनों चलते हुए बस अड्डे के पास पहुंच गए और न जाने किस बस में बैठ गए। बस अब दोनों ये शहर ही छोड़ देना चाहते थे। बस चल पड़ी और दोनों निकल गए अपना शहर और वो घर छोड़कर, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से बनवाया था। वो सब अब पीछे छूटता गया। दिल भारी हो रहा था और आंखों में आंसू भी बह रहे थे, लेकिन रुकने को कोई सहारा नहीं था। दोनों 3 घंटे के बाद किसी नए शहर में पहुंच गए, जहां उतरते ही सारी रात स्टेशन पर ही एक बेंच पर गुजार दी। सुबह उठकर वहां से बाहर निकले तो वहीं पास में एक ढाबा दिखाई दिया। वो चलकर उसके पास गई। भूखे प्यासे दोनों ने एक प्लेट खाने के लिए मांगी तो उसने कहा कि अभी टाइम लगेगा, वर्कर अभी आया नहीं है। राम किशन जी को जोर से भूख लगी थी। लग रहा था जैसे शरीर में ताकत ही नहीं बची है। तो रुक्मणी जी से ये सब देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, इनको जोर से भूख लगी है, अगर आपका वर्कर नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगी, पैसे भी दे देंगे। वो आदमी ये बात सुनकर चौंक गया और उन्हें गौर से देखने लगा और बोला, अम्मा जी, क्या आप सच में बना लोगी? ये सुनकर रुक्मणी जी ने कहा, बेटा, गृहस्थी वाली हूँ, कैसे नहीं बना सकती। उस आदमी को राम किशन जी पर तरस आ गया और उसने रुक्मणी जी को खाने का सारा सामान निकाल कर दे दिया। सामान सामने आते ही रुक्मणी जी ने फटाफट खाना बनाकर राम किशन जी को दिया कि तभी वहाँ एक ग्राहक और आ गया और खाने का ऑर्डर देने लगा। तो ढाबे का मालिक उससे मना करता, उससे पहले ही रुक्मणी जी ने ग्राहक से कहा, आप बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। ये सुनकर ढाबे का मालिक हैरान रह गया कि ये माताजी कैसे खाना बना रही है। तभी रुक्मणी जी ने उससे कहा, बेटा, बुरा नहीं मानो तो मैं इसे भी खाना बना कर दे दूँ, बेचारा भूखा लग रहा है, इतने सवेरे खाना नहीं मिलता है ना, तो हम ही बना देते हैं। तो मालिक रुक्मणी जी की इस बात से हैरान था। इतना दया का भाव उसने पहले कभी नहीं देखा था। रुक्मणी जी को उसने खाना बनाने दिया और रुक्मणी जी भी काम में जुट गई। ग्राहक को खाना पसंद आया और उसने भी जी भरकर खाने की तारीफ की। इस तरह से कई ग्राहक वहां आए जिन्होंने उनके हाथ का बना खाना खाया। जैसे ही उसका वर्कर काम पर आया तो ढाबे मालिक ने रुक्मणी जी को आराम से बैठने को कह दिया। कुछ देर बाद जब रुक्मणी जी उस आदमी को खाने के पैसे देने लगी तो उसने कहा, अम्मा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आज तक मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा। आपके काम करने से सुबह मेरे ग्राहक लौटे नहीं जो रोज लौट जाया करते थे। मुझे आपको पैसे देने हैं, आप मुझे मत दीजिए। ये कहते हुए उसने उनके बारे में जानना चाहा तो रुक्मणी जी उससे पैसे लेने से मना करने लगी और बोली, फिलहाल तो हमें रहने के लिए छत चाहिए बेटा, हम तो बेघर हुए लोग हैं। वो आदमी ये सुनकर हैरान हुआ कि इतने नेक दिल लोगों को किसने बेघर कर दिया, लेकिन उसने बिना कुछ पूछे रुक्मणी जी को कुछ दिन के लिए अपने घर में जगह दे दी। तो रुक्मणी जी ने भी कुछ दिन के लिए रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन राम किशन जी ने कहा, रुक्मणी, ये तो नेक दिल है, इसने आसरा दिया, लेकिन हम इस पर बोझ नहीं बन सकते, हमें अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। रुक्मणी जी खुद भी ऐसा ही सोचती थी, इसीलिए आज पास ही कहीं घूमकर काम की तलाश करने लगी। फिर 4-5 दिनों में किसी ने उन्हें पास के एक संस्था के बारे में बताया जहां हाथ से कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई का काम होता था। तो रुक्मणी जी खुद भी ये काम जानती थी, इसलिए वो भी वहां पहुंच गई। पर वहां उनकी उम्र को देखकर
उन्हें काम देने से मना कर दिया तो रुक्मणी जी ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहा कि बस वो एक बार उनसे एक नमूना बनवा कर देख लें, अगर पसंद नहीं आई तो मना कर देना। तो रुक्मणी जी पर दया खाकर वो लोग राजी हो गए। रुक्मणी जी को जैसे ही सहमति मिली तो उन्होंने तुरंत कपड़ा, सुई और धागा हाथ में लेकर काम करना शुरू कर दिया और 1 घंटे के समय में ही उन्होंने एक छोटा सा नमूना तैयार कर दिया, जिसे देखते ही मालिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ऐसा सुंदर डिजाइन उसने पहली बार देखा था। वो काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने रुक्मणी जी से कहा, अम्मा जी, आपने कहाँ सीखा? आपके हाथ में इतनी सफाई, बहुत ही सुंदर बनाया है। तो रुक्मणी जी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई, क्योंकि उनका काम जो हो गया था, बस सब कुछ उम्मीद बाकी थी। उस संस्था के मालिक ने कहा, अम्मा जी, मैं तो आपके हाथों की कला से बहुत प्रभावित हुआ। फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर आप बुरा न माने तो आप यहाँ सुपरवाइज़र का काम कर सकती हैं। आप यही चीज़ हमारी टीम को सिखाएंगी। जितनी सुंदरता और सफाई से आपने बनाया है, बिल्कुल वैसे ही सिखाएंगी, क्योंकि आप इनसे सीनियर हैं। आपको इनके ऊपर ही काम करना होगा। रुक्मणी जी ये सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उनकी तो जैसे सारी मुश्किलें ही हल हो गई थी। घर जाकर उन्होंने राम किशन जी को सब कुछ बताया तो वो भी खुश हो गई। राम किशन जी खुद भी पढ़े लिखे थे और कभी अकाउंटेंट रह चुके थे, मगर समय के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण काम करना बंद कर दिया था। रुक्मणी जी ने जिस तरह से नए जीवन की शुरुआत की थी, उससे राम किशन जी में भी जोश आ गया और उन्होंने भी फिर से कोई काम ढूंढना शुरू कर दिया। रुक्मणी जी संस्था की टीम के बीच रहकर सबको गाइड करने का काम करने लगी। संस्था में उनको अच्छा सामान मिलने लगा था और सब उनके निर्देशों का अच्छे से पालन करते थे। उनके सिखाए नए तरीकों से बनी चीज़ बाजार में अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही थी। ग्राहकों को पसंद आ रहा था और नए माल की मांग बाजार में बढ़ने लगी थी। संस्था के मालिक ये सब देखकर बहुत खुश थे। वो खुश थे कि रुक्मणी जी को रखने का फैसला गलत नहीं निकला। रुक्मणी जी की आय अच्छी हो गई थी, जिससे उन्होंने भी उस ढाबे मालिक का घर छोड़कर एक किराए का छोटा सा घर ले लिया। राम किशन जी भी इतने दिनों से काम की तलाश में थे और 1 महीने बाद जाकर उन्हें भी काम मिल गया। उन्होंने आते ही रुक्मणी जी के हाथ में एक मिठाई का डब्बा देकर कहा, बधाई हो रुक्मणी, मुझे भी काम मिल गया है। रुक्मणी जी भी ये सुनकर फूली नहीं समा रही थी। आखिर बेघर होने के बाद भी उनकी मेहनत अब जाकर रंग ले आई थी। इस 60 साल की उम्र में भी दोनों में वही जोश जैसे फिर से वापस आ गया था और जी जान से दोनों ही कड़ी मेहनत में लग चुके थे। अब दोनों की इतनी आमदनी हो गई थी कि जीवन सामान्य तरीके से चलने लगा था और अब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। एक दिन संस्था के मालिक ने रुक्मणी जी को बुलाकर कहा, रुक्मणी, हमारी संस्था की तरफ से हर साल एक प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है, जिसमें हमारे केवल खास काम के नमूने से माल तैयार करके 5 दिन की प्रतियोगिता में पेश किया जाता है। एक तरह से वो प्रदर्शनी भी है, जिसमें लोग काम के लिए ऑर्डर भी देते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा बिक्री होती है वो जीत जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें संस्था की ओर से भाग लेना चाहिए और जो आपकी खासियत है उसके नमूने तैयार करवाएं। इससे संस्था को और आपको दोनों को फ़ायदा होगा। रुक्मणी जी को बात समझ में आ गई थी। जीवन में इतना बड़ा मौका मिल रहा है, अपना हुनर दिखाने का मौका दोबारा नहीं आता। बस यही सोचकर वो प्रदर्शनी के लिए टीम के साथ जुट गई। टीम ने भी पूरा सहयोग दिया। कपड़े पर हाथ से की गई अद्भुत कला को देखकर लोग दंग रह जाते थे। सफलतापूर्वक सब हो रहा था और आखिरी दिन आ गया था। आज तय होने वाला था कि किसकी कला ने ज़्यादा मन मोहा है और किसने ज़्यादा आमदनी की है। उसके हिसाब से आज अवार्ड मिलने वाला था। तभी उनकी आंखों के सामने प्रवेश द्वार की ओर से आ रहे जाने पहचाने चेहरे आ गए, जिन्हें देखकर दिल जैसे छलनी हो गया और उनके आंखों में आंसू बहने लगे। तभी किसी ने उन्हें हिलाया, रुक्मणी, रुक्मणी जागो, देखो तुम्हें स्टेज पर बुलाया जा रहा है। तभी रुक्मणी जी ख्यालों से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी।
लेकिन उन्हें बार बार अपने नाम की पुकार सुनाई दे रही थी। तो वो उठकर जल्दी से स्टेज पर पहुंच गई। स्टेज पर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत किया गया और उनके हाथ में सुंदर फूलों का बुके देकर इनाम स्वरूप में मेडल के साथ एक बड़ा सा उपहार दिया गया, जिसे देने वाली एक महिला अतिथि थी। उन्होंने उन्हें देखते ही पहचान लिया और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में कब कौन कहाँ मिल जाए कुछ नहीं कह सकते, मैं तो इनसे पहले ही मिल चुकी हूँ। आपको बधाई हो रुक्मणी जी, आप आज के जनरेशन के लिए प्रेरणा हैं। इस उम्र में अपने कौशल से प्रसिद्धि पाना आसान बात नहीं है। आपने उम्र को पीछे छोड़ दिया है। ये सुनकर रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। चारों तरफ से तालियों की आवाज़ों ने उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दी थी। तभी उस महिला ने कहा, मैंने इन्हें पहली बार अपने घर के बाहर पेड़ की छाँव में बैठे देखा था, जहाँ घड़े का पानी पीकर इन्होंने कुछ देर आराम किया था। उस दिन इनके चेहरे पर दुख, आंसू सब नजर आ रहे थे। मैं मदद करना चाहती थी, लेकिन ये लोग जा चुके थे। इनके साथ क्या हुआ था ये तो यही जाने, लेकिन मैं इनकी इस कठिन यात्रा का हिस्सा रही, ये जानकर मुझे गर्व है। तभी रुक्मणी जी को वो दिन झट से याद आ गया, जब उन्होंने इस महिला के घर के आगे पेड़ के नीचे बैठकर शाम तक का वक्त आंसू बहाकर बिताया था। रुक्मणी जी को ये सब याद आते ही उन्होंने कहा, हम आपकी उस चाय का भी योगदान है जिसने इस भूख भरे समय में हमें आपके दयालु होने का एहसास कराया था। ये सुनकर वो महिला मुस्कुराने लगी और बैठे हुए लोग भी जोर से तालियां बजाने लगे। इस बार रुक्मणी जी ने मुस्कुराकर जब सामने बैठे लोगों पर नज़र घुमाई तो दंग रह गई, क्योंकि सामने इतने सारे लोग थे जो आज रुक्मणी जी के लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन इस बार भीड़ में वो दो चेहरे फिर से नजर आ गए। तभी रुक्मणी जी ने रुककर कुछ कहा कि कभी कभी ठुकराया जाना भी फायदेमंद साबित होता है। अगर मेरे अपनों ने मुझे ठुकराया नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मेरे पति का धन्यवाद जिन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। हम बुजुर्गों को उम्र होने पर छोड़ दिया जाता है, जैसे उम्र का होना अपने हाथ में होता है। उम्र एक दिन सबकी आनी है, लेकिन कर्म ऐसे ना करो कि आपके कर्म उसी उम्र में लौट कर आएं और आप उस समय अकेले पड़ जाएं। वो दो चेहरे कोई और नहीं बल्कि रुक्मणी जी के बेटे बहू गौरव और रवीना ही थे, जो लगातार उन्हें देख रहे थे और लग रहा था कि कुछ कहना चाहते थे। रुक्मणी जी के ये शब्द उन्हें शायद तमाचे की तरह पड़ रहे थे, क्योंकि स्टेज से उतरते ही वो दोनों रुक्मणी जी के पास आ गए, पर रुक्मणी जी उन्हें अनदेखा कर आगे की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, माँ, पिताजी। ये सुनकर रामकिशन जी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रुक्मणी जी बिना पीछे देखे आगे की तरफ बढ़ती चली गई। रामकिशन जी ने बेटे को देखा तो तमतमा गई और वो भी रुक्मणी जी के साथ कदम मिलाकर उनके साथ चले गई। दोनों ही अब कोई बात नहीं करना चाहते थे। तभी गौरव ने उनके पास जाकर कहा, माँ, प्लीज़ मुझे ऐसे अनदेखा मत कीजिए, मैंने तो कितना ढूंढा आपको। गौरव की इस बात पर रुक्मणी जी चुप ना रह सकी और चीख पड़ी, ये झूठ मेरे सामने मत बोलो। अरे तुमसे अच्छे तो ये पराये लोग हैं, जिनकी सहायता से हम जिंदा तो हैं और कुछ कर पाए हैं। कहते हुए रुक्मणी जी अपनी टीम से सामान पैक करवाने में व्यस्त हो गई और गौरव उनके आगे पीछे दाएं बाएं घूमने लगा। जब उन्होंने कुछ नहीं सुना तो उसने रामकिशन जी से कहा, पिताजी आप सुनिए मेरी बात, मैंने सच में बहुत ढूंढा आपको। तो रामकिशन जी का सब्र टूट गया और वो जोर से बोले, खबरदार, जो एक और झूठ बोला तो क्या तुम्हारी इस पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जब इसके तौर तरीके तुमने घर में देखे थे तभी तुम कुछ नहीं कहते थे। इसने तो तुम्हारे सामने ही न जाने हमारा कितनी बार अपमान किया था, इसलिए तुम्हें तो अच्छा ही लगा होगा कि चलो अच्छा हुआ जो चले गए, खर्चा कम हो गया, आज़ादी मिल गई, जैसा कि तुम्हारी पत्नी कहती थी। रामकिशन जी बुरी तरह फूट पड़े थे। आज 2 साल बाद अपना गुस्सा बाहर निकालने का मौका मिल ही गया था। अपनी औलाद थी, लेकिन जिन्होंने कदर नहीं की उन्हें सबक सिखाना भी जरूरी था। तभी गौरव ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है,
लेकिन उस दिन मैं होता तो रवीना ऐसा नहीं कर पाती। तभी रुक्मणी जी ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहे हो तुम हमें फ़ोन करके पता कर सकते थे। हमने तुम्हारे फ़ोन का कितना इंतज़ार किया, दूसरे शहर जाकर नंबर नहीं बदले, क्योंकि उम्मीद थी कि किसी दिन तो बेटा हमें याद करेगा। लेकिन अफसोस, बेटा तो बहू से भी गया गुजरा निकला। अब गौरव शर्म से नज़र झुकाए खड़ा था। रवीना बार बार उसका चेहरा देख रही थी। रामकिशन जी ने कहा, आज हमें कुछ पाया हुआ देखकर चले आए हमारे पास। तुम जैसे स्वार्थी औलाद को तो डूब कर मर जाना चाहिए। ये सुनकर रवीना कदमों में गिर गई। पिताजी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे इसका फल मिल गया है। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। तभी मेरी भाभी ने भी मेरी माँ को बेघर करके वृद्धाश्रम भेज दिया। मेरी करने का फल मेरी माँ ने भुगता है। प्लीज़ पिताजी, माफ़ कर दीजिए, भूल हो गई, सच में गलती मानती हूँ मैं। गौरव भी पैर छूकर माफ़ी मांगने लगा। लेकिन रामकिशन जी और रुक्मणी जी वो दिन कभी नहीं भूल सकते थे, जिस दिन बहू रवीना के कारण पड़ोसियों तक ने उनके हालात का मजाक बनाया था। अब रुक्मणी जी की जिम्मेदारी यहाँ से ख़त्म हो गई थी और अब उन्हें अपने शहर लौटना था, जिसके लिए संस्था के मालिक उन्हें ले जाने के लिए आ चुके थे। जैसे ही वो लोग आए तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने रुक्मणी जी को बधाई दी। तभी उनके साथ जाती हुई रुक्मणी जी को गौरव ने पीछे से रोक कर कहा, माँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ घर आ जाइए। तभी संस्था के मालिक ने आगे बढ़कर कहा, मुझे बीच में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप बहुत नेक दिल इंसान हैं। तुमने तो अपने भगवान को खो दिया। ये इतने खुददार हैं कि उन्होंने एक दिन का खाना भी मुफ्त में नहीं खाया, काम किया और मेहनत की, सबकी मदद करने को आगे रहे हैं। इसलिए माफ़ी मांगकर इनसे इनका आत्मसम्मान मत छीनिए। मालिक की बात सुनकर गौरव हक्का बक्का रह गया। रामकिशन जी रुक्मणी जी को लेकर कार में बैठ गई और गौरव अपनी पत्नी रवीना के साथ खड़ा देखता रह गया। तो दोस्तों, रामकिशन जी और रुक्मणी जी ने उन्हें माफ़ न करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।